तो हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता की पाठशाला में। तो हम आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने जुड़े हैं। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख रहे होंगे, धरती बचाओ विश्व बचाओ, मतलब पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण सम्मेलन, यानी इन्वायरमेंट से संबंधित जितने भी कॉन्फ्रेंस हुए हैं, मतलब पर्यावरण से संबंधित जितने भी सम्मेलन हुए हैं, जैसे में क्योटो सम्मेलन, जिनेवा सम्मेलन, उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन, जितने भी संधि हैं, जितने भी सम्मेलन हैं, वो सारे के बारे में आज हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। जहाँ से जितने भी एग्जाम है, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, सारे के लिए बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, चाहे वो कोई भी हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, बिहार एसआई हो, बिहार दरोगा, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, देर किस बात की है, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिए। तो चलिए, आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सम्मेलन है, आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला सम्मेलन है जैव विविधता संधि। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मिल सकते हैं, इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यानी जैव विविधता संधि क्या है, तो कहता है कि जैव विविधता संधि मतलब कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी क्या है, एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय संधि है, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन, यहाँ समझिएगा, इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है, जो 1992 के दौरान ब्राजील के रियो डी जेनेरियो, याद करें कहाँ हुआ था, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में अपनाया गया था। यह संधि आधिकारिक तौर पर 29 दिसंबर कब, तो 29 दिसंबर 1993 से प्रभावी हुई। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जैव विविधता संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वैश्विक स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना है। सिंपल सा मतलब है कि जैव विविधता संधि क्या है, तो जैव विविधता संधि, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीबीडी कहते हैं, एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संस्था है, जो क्या किया गया था, कब लागू किया गया था, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में अपनाया गया था। आधिकारिक तौर पर 29 दिसंबर 1953 से लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जितने भी जैव विविधता है हमारे एनवायरमेंट में, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सभी के संरक्षण से संबंधित है। कहता है इसके मुख्य 3 लक्ष्य रखे गए थे। इसके मुख्य 3 लक्ष्य कौन कौन से, पहला है जैव विविधता का संरक्षण। सबसे पहला लक्ष्य था पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के जीवों, वनस्पतियों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना। पहला था कि पृथ्वी पर जितने प्रकार के जीव जंतु हैं, चाहे वनस्पति हैं, सभी का रक्षा करना, सभी का संरक्षण करना, इसका पहला लक्ष्य था। दूसरा था घटकों का सतत उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरह करना जिससे भावी पीढ़ियों के लिए उनकी उपलब्धता बने। दूसरा क्या था कि हम लोगों को जो पृथ्वी पर मौजूद प्राकृतिक संसाधन है, उसका उपयोग इस तरह से करना है कि वो आगे आने वाले हमारी पीढ़ी है उसके लिए भी वो बना रहे, मतलब खत्म ना हो। इसी को हम लोग सतत विकास का धारणा भी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। अगला तीसरा है लाभों का न्याय संगत वितरण, मतलब अनुवांशिक जेनेटिक, संसाधनों के उपयोग से मिलने वाले आर्थिक या अन्य लाभों को सभी देशों और स्थानीय संस्थानों पर निष्पक्ष रूप से करने कहता है कि जितने भी संसाधन है वो बस एक ही देश के पास न रहे, सारे देशों के साथ इससे साझा करना। तो ये क्या था, ये था जैव विविधता संधि, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में कब हुआ था, तो 29 दिसंबर 1993 में। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे पृथ्वी सम्मेलन यानी अर्थ कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। इसका कौन कौन सा मुख्य लक्ष्य था, पहला था जैव विविधता का संरक्षण, यानी पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं सभी का संरक्षण करना। दूसरा था घटकों का सतत उपयोग, मतलब हमें पर्यावरण में जितने भी संसाधन उसकी इस तरह से उपयोग करना है कि वे भावी पीढ़ी के लिए बचा रहे। तीसरा था कि ये सभी देशों के साथ मिलकर करना है। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड का इसी से संबंधित है, कहता है कि 5 जून 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, ध्यान समझिएगा, 5 जून कब, तो 5 जून 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। और इसे 5 जून को ही क्यों किया गया था, क्योंकि हम जानते हैं कि हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को ही मनाया था। इसी कारण इसे 5 जून को ही लागू किया गया था। आगे कारण भी इसका है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान जैव विविधता संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। यानी जैव विविधता संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था, 5 जून 1992 ईस्वी किया गया था। संधि पर हस्ताक्षर कब किया था, 5 जून 1992 को। इस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज पर दुनिया के कितने देशों ने, तो दुनिया के 150 से अधिक देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। और इसलिए 5 जून किया गया था, 5 जून को इसलिए इस पर हस्ताक्षर किया गया था क्योंकि प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ही मनाया जाता है। तो ये संबंधित था किससे, तो जैव विविधता संधि संबंधित था। अब चलते हैं हम लोग अगले सम्मेलन की ओर। अगला सम्मेलन क्या है देखते हैं।
दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं सारे के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला है कि जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता संधि का एक पूरक और कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसे 29 जनवरी 2000 को मॉन्ट्रियल में अपनाया गया था, लेकिन इसका नाम कोलंबिया, याद रखिएगा, कोलंबिया के कार्टाजेना शहर के नाम पर रखा गया था, जहां इस पर शुरुआती बातचीत हुई। प्रोटोकॉल 11 सितंबर 2003 से पूरी दुनिया प्रभावित हो गई। क्या कहता है कार्टाजेना प्रोटोकॉल? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है यानी जैव विविधता संधि हुआ था, तो उसका यह एक पूरक था जो कब लागू किया गया था, तो पूरे विश्व में 11 सितंबर 2003 से पूरी दुनिया प्रभावित हुआ था। लेकिन इसका ये कहाँ हुआ था? तो एक कोलंबिया शहर में हुआ था, लेकिन यह कोलंबिया के कार्टाजेना शहर के नाम पर इसका रखा गया था, लेकिन हुआ था कहाँ? तो मॉन्ट्रियल में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला है LMOA से सुरक्षा। इसका प्राथमिक उद्देश्य है आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विकसित सजीव संशोधित जीव इसमें लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों या जीवों के सुरक्षित हस्तांतरण, रख रखाव और उपयोग को सुनिश्चित करना। इसका प्रथम उद्देश्य क्या है? तो जितने भी अनुवांशिक रूप से संशोधित जीव हैं, जैसे कि अनुवांशिक रूप से कौन कौन से, तो फसलें या जीव, सारे को अच्छे से रख रखाव करना और सारे का अच्छे से देखभाल करना है। दूसरा है पारिस्थितिकी और मानव स्वास्थ्य। यह सुनिश्चित करना कि इस संशोधित जीवों से पृथ्वी की जैव विविधता पर मानव स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव न पड़े। कहता है कि अगर जीवों में कुछ संशोधन किया जाता है तो इससे पृथ्वी पर रहने वाले कोई जीव जंतु का इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसा क्या? ये था कार्टाजेना प्रोटोकॉल। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? तो मॉन्ट्रियल में हुआ था 29 जनवरी 2000 को, लेकिन इसे कोलंबिया के कार्टाजेना शहर के नाम पर रखा गया था। भारत इसका सदस्य कब बना था? भारत इस अंतर्राष्ट्रीय जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का एक प्रमुख पक्षकार है और भारत ने 17 जनवरी, भारत के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत ने 17 जनवरी 2003 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो ये था कार्टाजेना प्रोटोकॉल। अब चलते हम लोग अगले स्लाइड की ओर, अगले सम्मेलन की ओर। ये जितने सारे क्वेश्चन हैं सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा है स्टॉकहोम सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट, VBI। स्टॉकहोम सम्मेलन क्या है? तो VBI बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम सम्मेलन जिसे अधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन मतलब यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो संयुक्त तौर पर आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण राजनीति के इतिहास में पहला बड़ा वैश्विक सम्मेलन था। यह सम्मेलन कब से कब तक? तो यह सम्मेलन 5 जून से 16 जून 1972। याद रखिएगा स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो 5 जून से 16 जून 1972 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो स्वीडन एक देश है, उसकी राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। इसी ऐतिहासिक बैठक के बाद पूरी दुनिया में आधुनिक पर्यावरण संरक्षण की नींव पड़ी थी। यानी स्टॉकहोम सम्मेलन से बहुत जरूरी है क्योंकि यह जो सम्मेलन हुआ था इसी के बाद पूरे दुनिया में पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए एक बहुत बड़ी नींव पड़ी थी। तो स्टॉकहोम सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? तो 5 जून से 16 जून 1972 ईस्वी को। कहाँ? तो स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। अब चलते हैं, इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य और थीम क्या था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मुख्य उद्देश्य, पहले इसका थीम जानते हैं। इसका थीम थे सम्मेलन का मुख्य नारा था केवल एक पृथ्वी, यानी ओनली वन अर्थ रखा गया था। यानी इसमें कहा गया था कि इसे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में एकमात्र पृथ्वी है जहाँ पे क्या रखा गया, जहाँ पर क्या है? तो मानव के लिए जीवन है, इसलिए हमें पृथ्वी को बचाकर रखना है। ये इसका मुख्य नारा था। उद्देश्य क्या था? तो वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे वायु, जल और औद्योगिक प्रदूषण को रोकना तथा मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जितने भी प्रदूषण है, वायु, जल, भूमि प्रदूषण से जितने भी पर्यावरण को दूषित हो रहा है, मतलब पर्यावरण खराब हो रहा है, उससे उसको बचाना। दूसरा था यूएनईपी की स्थापना, यानी सम्मेलन के परिणाम स्वरूप जब सम्मेलन हुआ था तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का जन्म हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ? इंपॉर्टेंट है, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी कहाँ है? तो केन्या एक देश है। नैरोबी केन्या में एक देश है, केन्या एक देश है, वहीं पे शहर है नैरोबी, वहीं पे यूएनईपी का मुख्यालय स्थित है। यूएनईपी मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका जन्म कब हुआ था? तो मॉन्ट्रियल स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हुआ था। तीसरा है विश्व पर्यावरण दिवस, और इसी कारण स्टॉकहोम सम्मेलन के कारण ही प्रत्येक वर्ष यह 5 जून को हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो ये था स्टॉकहोम सम्मेलन से संबंधित कुछ क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग अगले सम्मेलन की ओर।
अगला सम्मेलन क्या है? ब्रेटलैंड रिपोर्ट। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस इसे हमें आप सपोर्ट कीजिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे। अभी आपका जो डिमांड होगा सारे का आपको पूरा किया जाएगा। तो अगला है ब्रेटलैंड रिपोर्ट। ब्रेटलैंड रिपोर्ट क्या है? तो ब्रेटलैंड रिपोर्ट जिसका आधिकारिक नाम आवर कॉमन फ्यूचर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ब्रेटलैंड का दूसरा नाम क्या है? तो आवर कॉमन फ्यूचर है। वैश्विक पर्यावरण और विकास के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इस ऐतिहासिक रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के तहत गठित विश्व पर्यावरण और विकास आयोग WCED द्वारा अक्टूबर 1987 कब हुआ था? तो अक्टूबर 1987 में जारी किया गया था। इस आयोग की अध्यक्षता नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रेटलैंड ने किया था। इसी के चलते इस रिपोर्ट का नाम ब्रेटलैंड रिपोर्ट रखा गया है। इसी रिपोर्ट की सबसे बड़ी देन यह है कि इसी ने दुनिया के सामने पहली बार समझिएगा सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अवधारणा दिया था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? तो सतत विकास ऐसा विकास जिसमें कहा जाता है कि हमें पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना है कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रह सके। मतलब कहता है कि सतत विकास एक ऐसा विकास है जो भावी पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसी में यानी ब्रेटलैंड रिपोर्ट में ही सतत विकास का अवधारणा आया था। तो ये था सतत विकास संबंधित प्रश्न। ब्रेटलैंड रिपोर्ट क्या कहता है? तो आवर कॉमन फ्यूचर कहा जाता है। कब हुआ था? तो अक्टूबर 1987 में हुआ था। किसके नाम पर हुआ था? तो नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रेटलैंड के नाम पर हुआ था। अब चलते हम लोग अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड है और अगला सम्मेलन है एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मुख्यालय पटना में स्थित है, हम लोग ADRI भी कहते हैं। इसका मुख्यालय पटना में स्थित है। कहता है कि ADRI के सबसे प्रमुख संदर्भ एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यह बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक प्रसिद्ध गैर लाभकारी सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में सामाजिक वैज्ञानिकों के समूह द्वारा किया गया था। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है मुख्य रूप से अर्थशास्त्र, राजनीति, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य नीति और सामाजिक विकास के मुद्दों पर शोध करता है। यानी ADRI का है, यानी एशियन डेवलपमेंट रिसर्च क्या है? तो एक इंस्टीट्यूट है जिसमें बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक यहाँ पे रहते हैं और अनुसंधान जैसे कार्य करते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बोरिंग रोड, पाटलिपुत्र रोड, पटना बिहार में स्थित है। तो ये था ADRI से संबंधित। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को हम जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में यानी समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में एक परत है ओजोन परत, जो पृथ्वी से आने वाले पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा, सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। अगर वो सूर्य से पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट हमारे त्वचा पड़ेगी तो हमारी त्वचा जल सकती है, हम त्वचा कैंसर हो सकती है। इसलिए ओजोन परत जब नष्ट हो रहा था तो इसी परत को बचाने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। कहता है कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों यानी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस के उत्पादन और उपभोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए बनाई गई एक ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह वैश्विक पर्यावरण के इतिहास में सबसे सफल और एकमात्र संधि है जिसे संयुक्त राष्ट्र यूएन के सभी 197 यानी यह ऐसा एक संधि है जिसमें यूएन में जितने भी सदस्य देश हैं 197 देश सभी ने इस पे समर्थन दिया था। इसे 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था। यही कारण है कि हर साल 16 सितंबर को दुनिया भर में इसे यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? तो 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था। इसे यही कारण है कि हर साल प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को पूरे दुनिया भर में ओजोन दिवस के रूप में बनाया जाता है, मतलब विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके प्रभावित कब लागू हुआ था? तो यह कानूनी रूप से 1 जनवरी 1989 से लागू हुआ था। तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है? पहला है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है यानी ओजोन परत जो नष्ट हो रहा था उसके नष्ट करने वाले कारकों को खत्म करना था। कब हुआ था? तो 16 सितंबर 1989 को। यही कारण है कि 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे दुनिया भर का था तो 1 जनवरी 1989 से पूरे दुनिया में लागू हो गया था। तो ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और इससे संबंधित प्रश्न। अब चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। इसका मुख्य उद्देश्य और कार्य प्रणाली क्या है, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या क्या बात किया गया था? तो पहला है ओजोन परत की सुरक्षा। सबसे पहला इसका मुख्य काम क्या था? तो ओजोन परत की सुरक्षा करना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC मतलब जो बहुत खतरनाक जो गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, उससे ओजोन परत नष्ट होता है
और उसके बाद हाइड्रोजन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCF और जैसे लगभग 100 मानव निर्मित रसायनों पर नियंत्रण लगाना है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली हमारी सुरक्षा कवच ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। पहला उद्देश्य यही था। दूसरा था समान परंतु अलग जिम्मेदारी। इस संधि के तहत विकसित और विकासशील देशों के लिए रासायनिक उपयोग को कम करने के अलग अलग समय सारणी तय किए गए हैं। पहला इसका उद्देश्य था कि ओजोन परत को नष्ट होने से बचाना है। जितने भी हानिकारक गैस होते हैं CFC, CHFC, सारे गैसों से हमें ओजोन परत को बचाना है, उसका उत्पादन कम करना है। और दूसरा था कि जितने भी विकसित और विकासशील देश हैं वे लोग रसायनों का उपयोग कम से कम कर सकें। उसके बाद तीसरा उद्देश्य था वित्तीय सहायता। विकासशील देशों को गैर ओजोन वनस्पति तकनीकों को अपनाने में मदद करने के लिए उनसे कहने में एक बहुपक्षीय कोष का गठन किया गया था। मतलब तीसरा उद्देश्य क्या था? उसका तीसरा उद्देश्य था कि जितने भी विकसित या विकासशील देश हैं उन्हें जब ओजोन परत को नष्ट करने वाले गैस का उत्पादन कम करेंगे तो उसे वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसका 3 मुख्य उद्देश्य थे। अब चलते हम लोग अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड क्या, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है जिनेवा प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट। जिनेवा प्रोटोकॉल कब हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कहता जिनेवा प्रोटोकॉल मुख्य रूप से युद्ध के दौरान रासायनिक और जैविक हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाला एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। मतलब जिनेवा प्रोटोकॉल क्या है? तो युद्ध के दौरान जितने भी रासायनिक हथियार होते हैं उसको बंद करने के लिए किया गया एक समझौता था। इसे आधिकारिक तौर पर युद्ध में दम घोटने वाली जहरीली या अन्य गैसों और जीवाणु वैज्ञानिक तरीकों के उपयोग के निषेध के लिए प्रोटोकॉल कहा जाता है। समझौते पर 17 जून 1925 को स्विट्जरलैंड देश है उसके जिनेवा शहर में आयोजित किया गया था, इसलिए इसे हम लोग जिनेवा प्रोटोकॉल के नाम जानते हैं। यह पूरे विश्व में कानूनन 8 फरवरी 1928 से प्रभावी हुआ था। इसका कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 से 1918 के बीच हो रहा था उस समय मस्टर्ड गैस, ध्यान सुनिएगा, एक मस्टर्ड गैस था जो बहुत ही हानिकारक गैस है, और क्लोरीन जैसी जहरीली गैसों के भीषण उपयोग में से लाखों सैनिक मारे गए थे जिससे पूरी दुनिया सहम गई थी। इसी त्रासदी को दोबारा रोकने के लिए प्रोटोकॉल लाया गया था। भारत इस समझौते का एक पक्षकार देश है। भारत ने 9 अप्रैल 1930 को जिनेवा प्रोटोकॉल की पुष्टि की थी। तो जिनेवा प्रोटोकॉल क्या है? तो जिनेवा प्रोटोकॉल एक संधि है, समझौता है जिसके तहत क्या किया गया था, क्या हुआ था? तो यह हुआ था 8 फरवरी 1928 को। यह किस लिए किया गया था? तो युद्ध के दौरान जितने भी रासायनिक हथियार होते हैं, रासायनिक बम होते हैं, सारे के उपयोग को कम करना था। उस पर रोक लगाना था। और किस कारण हुआ था? तो जब 1914 से 1918 के बीच में जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय बहुत सारे सैनिक लोग इससे मारे गए थे, इसी कारण इस प्रोटोकॉल को किया गया था। तो ये था जिनेवा प्रोटोकॉल। अब चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड की ओर। अगला प्रोटोकॉल, अगला क्या है? अगला है रामसर कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट। रामसर कन्वेंशन क्या है? यानी आर्द्र भूमि जैसे वेटलैंड जैसे में क्या किया? तो झील, तालाब, दलदल, नदियां और मैंग्रोव के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए बनाई गई एक वैश्विक अंतर सरकारी संधि है। यह दुनिया की सबसे पुराने पर्यावरण समझौतों में से एक है। यहाँ तक तो है ये बात। इसे कब लागू किया गया था? तो इसे 2 फरवरी 1971 को ईरान एक देश है, उसके कैस्पियन सागर एक झील है, इसके तट पर स्थित रामसर शहर में इसे अपनाया गया था, इसलिए इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। यानी रामसर कन्वेंशन क्या है? तो आर्द्र भूमि जैसे में झील हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गया, उसके संरक्षण और मैंग्रोव जो वन होते हैं उसके संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए बनाई गई एक समझौता पत्र था, मतलब संधि था, जो दुनिया की सबसे पुराने समझौता है। कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ईरान के जो कैस्पियन सागर झील है उसके तट पर एक शहर स्थित है रामसर, वहीं पे इसे अपनाया गया, इसलिए इसे हम लोग रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 दिसंबर 1975 से लागू हुआ था। शुरू हुआ था 2 फरवरी 1971 को, लेकिन पूरे विश्व में 21 दिसंबर 1975 से लागू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दुनिया भर में तेजी से नष्ट हो रही आर्द्र भूमियों के क्षरण को रोकने के लिए स्थानीय समुदायों की मदद से उनके पारिस्थितिकी चरित्र को बनाए रखना। उसके बाद था भारत ने 1 फरवरी 1982 की संधि पर औपचारिक हस्ताक्षर किया था। इसका कुल संख्या भारत में अभी कुल 99 रामसर साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में अभी कुल 99 रामसर साइट है। इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा है बंगाल का सुंदरबन वेटलैंड है। बंगाल में एक जगह है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन वेटलैंड, वो भारत का सबसे बड़ा
रामसर कन्वेंशन है, जो लगभग 4230 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और सबसे छोटा है हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील, ये भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है। तो ये था रामसर कन्वेंशन संबंधित प्रमुख प्रश्न, जो हमारे सारे एग्जाम के लिए जहां भी जीके जैसे क्वेश्चन आते हैं वहां एक बहुत ही आने वाले हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड की ओर, जिसे हम लोग साइट्स कहते हैं। साइट क्या है? साइट का पूरा नाम जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंगेज स्पीशीज ऑफ विल्ड फौना एंड फ्लोरा है। इसे वाशिंगटन कन्वेंशन यानी साइट्स को वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम जानता है, क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी संधि है जो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में किया गया था। इसका मुख्य उसका क्या था? तो उसके प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की 1963 की बैठक में पारित प्रस्ताव के बाद इसका मसौदा तैयार किया गया था। इसके बाद 3 मार्च 1973 को वाशिंगटन डीसी में 80 देशों ने इस पर सहमति जताई थी। और इसी विश्व वन मतलब 3 मार्च को साइट पर हस्ताक्षर होने की याद में 3 मार्च को इस पर हस्ताक्षर हुआ था, इसलिए उसी की याद में 3 मार्च को क्या मनाया? तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। इसका प्रभावित हुए क्या था? तो यहाँ से मुख्य से क्या इंपॉर्टेंट है कि ये पहला है कि ये 1 जुलाई 1975 से लागू हुआ था पूरे देश में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में देश शहर है जिसका नाम है जिनेवा, वहीं पे इसका मुख्यालय है। साइट क्या है? तो साइट है मतलब जंगली जीवों और जितने भी जंगली जंतु हैं वो सारे को बचाने के लिए, उसके स्मगलिंग से बचाने के लिए एक संधि किया गया था। इसमें क्या क्या मुख्य रूप से निर्णय लिए गए थे हम लोग आगे जानते हैं अगले स्लाइड पे। कहता है कि चेक लिस्ट ऑफ साइट स्पेसीज के नियमों के तहत जानवरों और वनस्पतियों की लगभग 40,000 प्रजातियों को उनके खतरे के स्तर के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 श्रेणी बांटा गया। कौन कौन सा श्रेणी है? पहला है परिशिष्ट वन, मतलब इसमें विलुप्त होने की कगार पर खड़ी, यानी इसमें विलुप्त होने की कगार पर खड़ी सबसे संकटग्रस्त प्रजाति शामिल है। मतलब पहला में कौन शामिल है? तो वैसा जानवर शामिल है, वैसा जंतु शामिल है जो पूरे विलुप्त होने की कगार पे है, और जैसे बाघ, गोरिल्ला, एशियाई हाथी और समुद्री कछुए। इन जीवों और उनके अंगों जैसे खाल या दांत के व्यावसायिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना है। व्यापार केवल दुर्लभ मामले में वैज्ञानिक या शोध कार्यों के लिए विशेषकर परमिट के साथ हो सकता है। दूसरा था इसमें वे प्रजातियां शामिल हैं जो वर्तमान में विलुप्त होने के कगार पर तो नहीं है, लेकिन जो उनके व्यापार को नियंत्रित नहीं किया गया तो क्या हो सकते हैं? खत्म हो सकते हैं। जैसे में अमेरिकी एलिगेटर, महोगनी की लकड़ी और कई प्रकार के कोरल। तीसरा है इसमें वे प्रजातियां आती हैं जो किसी एक पक्षकार देश के अनुरोध पर शामिल किया, जैसे कि क्योंकि वह देश अपने यहाँ उस प्रजाति के अवैध दोहन को रोकने के लिए दूसरे देशों का सहयोग करना चाहता है। तो ये था साइट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। अगला है पृथ्वी सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन क्या है? तो जिसे आधिकारिक तौर पर हमें पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से जानते हैं, यानी UNCD के नाम से जानते हैं। मानव इतिहास में पर्यावरण संरक्षण को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ऐतिहासिक वैश्विक सम्मेलन है। यह सम्मेलन 3 जून से 14 जून 1992 तक ब्राजील के एक खूबसूरत शहर जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो, वहीं पे किया गया था। इसलिए इसे आम बोलचाल में रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। वर्ष 1987 के प्रसिद्ध ब्रेटलैंड रिपोर्ट आपको बताया था के बाद विकास के साथ साथ पर्यावरण को बचाने यानी सतत विकास के विचार को धरातल पर उतारने के लिए दुनिया भर के नेता यहाँ जुटे थे, और इसमें दुनिया के 172 देशों के प्रतिनिधियों और 100 से अधिक शासनाध्यक्षों ने हिस्सा लिया था। ये था पृथ्वी सम्मेलन, जो कहाँ हुआ था? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में, इसलिए हम लोग रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए बनाया गया पहला और ऐतिहासिक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह सम्मेलन मुख्य रूप से औद्योगिक देशों पर ग्रीन हाउस गैसों जैसे में CFC जितने भी गैस हैं के उत्सर्जन को कम करने के लिए कानूनी जिम्मेदारी डालता है। यह कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में, मतलब जापान में एक शहर है क्योटो, वहीं पे किया गया था, इसलिए इसे हम लोग क्योटो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसका सदस्य कितने देश? इसमें कुल 192 पक्षकार देश शामिल है, और कनाडा वर्ष 2012 में इससे क्या हो गया है? तो अलग हो गया है। और नोट है इसमें, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल समाप्त हो चुका है, क्योटो प्रोटोकॉल की जगह पर दूसरा आ चुका है, यानी वर्ष 2020 में क्योटो प्रोटोकॉल की समय अवधि आधिकारिक रूप से समाप्त हो चुकी है, और वर्तमान में दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए
पेरिस समझौता लागू है, जो वर्ष 2021 से क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान ले चुका है। तो ये था क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल यानी पर्यावरण से संबंधित क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग, उससे बचने के लिए जापान के क्योटो शहर में एक सम्मेलन किया गया, जिसको हम लोग क्योटो सम्मेलन कहते हैं, जो कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1993 को। इसके कितने सदस्य देश हैं? इसके 192 सदस्य देश हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। तो आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जितने भी सम्मेलन थे, जितने भी पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन थे, सारे के बारे में हमने आज विस्तार चर्चा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज का क्लास हम लोग एक मोटिवेशन लाइन के साथ समाप्त करते हैं। एक बहुत ही सुंदर लाइन कहता है कि लगातार हो रही, सुनिएगा ध्यान से, लगातार हो रही असफलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए। यानी लगातार हो रही असफलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। इसका कहने का मतलब है कि हमें हमारे जीवन में कितने भी हजारों कठिनाइयां आए, हमें उससे घबराना नहीं है, उससे डटकर सामना करना है। तो कहता है कि गुच्छे की आखिरी चाबी भी क्या करती है? कभी कभी ताला खोलती है। मतलब हमारा अंतिम प्रयास भी हमें सफलता तक पहुंचा सकता है। तो इसी के साथ आज का क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।